कहानी जिसका शीर्षक है छुपन छुपाई। इसके बाद गैर पाठ्यक्रम से सुनेंगे वार्ता जिसका शीर्षक है समय निष्ठा। इसकी प्रस्तुतकर्ता हैं रितु चौधरी। इसके बाद गैर पाठ्यक्रम से सुनेंगे वार्ता जिसका शीर्षक है चरित्र निर्माण। इसकी प्रस्तुतकर्ता हैं रीता आहूजा। हाँ तो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चला है और अब बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी जिसका शीर्षक है छुपन छुपाई। पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? अरे वो रही मीना, दीपू, सुनील और रानो के साथ मैदान में छुपन छुपाई खेल रही है। 7, 8, 9, 10 आओ, आ जाओ। अच्छा, तो दीपू उस पेड़ के पीछे छुपा है। पकड़ लिया। क्या मीना, तुम हमेशा मुझे सबसे पहले आउट करती हो। दीपू, अब देखना मैं बाकी सबको कैसे आउट करती हूँ। सुनील, रानो, आउट। अब रह गई सुमी। सुमी, मैं आ रही हूँ तुम्हें आउट करने। लगता है इस बड़े से डब्बे के पीछे छुपी है सुमी। मीना आउट। सुमी, छुपन छुपाई के खेल में तुम्हें हराना बहुत मुश्किल है। सुमी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो अब दीपू की बारी। हाँ ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी छुप जाओ सब। 1, 2, जल्दी करो, जल्दी से छुपो। मैं भी खेलूंगा छुपन छुपाई। रोहन भैया। अरे सुमी, कैसी हो? तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। वो आप कैसे हैं रोहन भैया? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। अब तुम सब के साथ खेलूंगा तो और भी बढ़िया हो जाऊंगा। अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगी सुमी? हाँ हाँ रोहन भैया, ये मीना है, ये दीपू, ये सुनील और ये है रानो। ये है रानो, सबको अपना दोस्त मानो। मैं जरा अपनी साइकिल वहाँ पे खड़ी करके आता हूँ, फिर खेलूंगा तुम्हारे साथ छुपन छुपाई। ये कौन है सुमी? मीना, ये रोहन भैया है, पाशा की मौसी जी के बेटे। शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, शायद अब आखिरी साल में होंगे। तुम इन्हें कैसे जानती हो? 2 साल पहले रोहन भैया पाशा के घर रहने आए थे, तो हम तीनों रोज शाम को खूब खेलते थे पाशा के आंगन में। ये तो इतने बड़े हैं, इनके साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा, दीपू फिर से आउट हो जाएगा। लो भाई, मैं आ गया। चलो अब जल्दी से छुपन छुपाई खेलते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं रोहन भैया। चलो दीपू, तुम अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनती गिनो। ठीक है, 1, 2, 3, जल्दी करो, जल्दी से छुपो। 6, 7, जल्दी करो। 8, 9, 10। रानो, मैंने तुमको देख लिया, तुम झाड़ियों के पीछे हो, बाहर आ जाओ। क्या दीपू, अभी तो मैं ठीक से छुपी भी नहीं थी। सब आउट होने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। दीपू और रानो ने देखा
कि सुमी घास के ढेर की तरफ से उनकी तरफ चली आ रही है। रोहन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। सुमी ने जोर से आवाज देके मीना और सुनील को बुलाया। मीना और सुनील भाग के वहां आ गए। सुमी बहुत गुस्से में लग रही थी। मैं घर जा रही हूँ मीना। लेकिन सुमी, अभी तो हमने खेलना शुरू किया है। मैंने कहा ना सुनील, मैं घर जा रही हूँ। नहीं खेलना मुझे। सुमी, सुमी सुनो तो। ये तो चली गई। जाने दो, चलो हम लोग खेलते हैं। लेकिन सुमी ऐसे अचानक चली क्यों गई? पता नहीं मीना। सुमी वो वहाँ घास के ढेर की तरफ से आई और अचानक। मोहन भैया, आपके सर पे घास लगी हुई है। क्या आप सुमी के साथ ही उस घास के ढेर में छुपे थे? हाँ, क्यों? तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि शायद आपको पता हो कि सुमी को अचानक क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, जा रहा हूँ मैं। रोहन हड़बड़ा के वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मीना अपने दोस्तों को लेकर सुमी के घर पहुंची। उन्होंने देखा कि सुमी अपने घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। सुमी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुमी, तुम बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं रोहन भैया की वजह से। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहन जी आप? हाँ, मैं बाजार तक जा रही थी। सुमी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बहन जी, हम सब बड़े मैदान में छुपन छुपाई खेल रहे थे। सुमी रोहन भैया के साथ छुपी और रोहन भैया? पाशा की मौसी जी का बेटा। शहर से आए हैं। बहन जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ सुमी, आओ। अब सिर्फ हम दोनों हैं। बताओ सुमी, क्या बात है? बहन जी, छुपन छुपाई खेलते समय मैं और रोहन भैया घास के ढेर में छुप गए थे। वहाँ रोहन भैया ने मुझे कस के गले से लगा लिया। क्या? हाँ बहन जी, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। सुमी की बात सुनने के बाद बहन जी ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और फिर सुमी के घर जाके उसके माता पिता से इस बारे में बात की। भाई साहब, भाभी जी, सुमी ने बहुत अच्छा किया जो ये वहाँ से चली आई और मुझे सारी बात बताई। सुमी, मेरी एक बात याद रखना, हमारी मर्जी के बिना हमारे शरीर को छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी रिश्तेदार या सगे संबंधी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या रोहन ने तुम्हें धमकाया भी था? हाँ बहन जी, उसने कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बहन जी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है सुमी। मैं, तुम्हारे माता पिता, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। भाई साहब, अब तुरंत बाल संरक्षण समिति के किसी सदस्य से मिलिए ताकि वो रोहन के माता पिता से बात कर सके। जी बहन जी। तब तक मैं पुलिस स्टेशन में इस मामले की रिपोर्ट भी लिखवाती हूँ ताकि पुलिस रोहन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करे। मीना की बहन जी ने पुलिस में रोहन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस रोहन को गिरफ्तार करके ले गई और अगले दिन स्कूल में। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बच्चों, मुझे तुम सब से एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखो बच्चों, तुम सब अब बड़े हो रहे हो, इसलिए अब तुम्हें कुछ और चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि तुम्हें ये भेद करना आना चाहिए कि कोई तुम्हें प्यार से छू रहा है या बुरी नियत से। बहन जी, हमें ये कैसे पता चलेगा? सुनील, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार से गले लगाते हैं या तुम्हारे माथे या गाल को चूमते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। और अगर कोई और व्यक्ति तुम्हें जबरदस्ती ऐसे छुए तो? तब तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ बच्चों, अगर किसी के छूने से हमें खुशी मिले, प्यार का आभास हो, तो समझो वो हमको अच्छी नियत से छू रहा है। लेकिन अगर किसी के छूने से हमें बुरा लगे, घबराहट हो या फिर शर्म या गुस्सा आए, तो इसका मतलब वो हमको बुरी नियत से छू रहा है। रानो, अब तुम बताओ, अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हें बुरी नियत से छू रहा है तो तुम क्या करोगी? बहन जी, मैं तुरंत ये बात अपने माता पिता को, आपको या फिर किसी बड़े को बताऊंगी। शाबाश,
बच्चों, जब हम ऐसे मामलों में चुप रहते हैं तो गलती करने वाले को और भी हिम्मत मिलती है। इसलिए ऐसी बातें तुरंत किसी बड़े को बतानी चाहिए, या तो चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पे फोन करना चाहिए, या फिर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी को संपर्क करना चाहिए। बहन जी, माता पिता या किसी बड़े से ऐसी बात करने में तो हमें शर्म आएगी। दीपू, इसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि घबराता वो है जो गलती करता है। बहन जी, अगर कोई अपनी जान पहचान वाला ही ऐसा करे तो? मीना, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो हमें गलत तरीके से छुए, चाहे वो जान पहचान वाला हो या कोई अजनबी। समझी? जी बहन जी। आज बहन जी ने बहुत जरूरी बात बताई है। प्यारे दोस्तों, आप भी ये सब बातें याद रखना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक मजेदार कविता। कोई नहीं छू सकता तुमको जबरदस्ती, ये जानो। डरो नहीं, ना घबराओ, अपने हक को पहचानो। वाह, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू। 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात समझा जाते हैं, है ना? चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। नादान नहीं, हम नहीं अनजान, नादान नहीं, हम नहीं अनजान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान। आता है रखना हमको अपना ध्यान, आता है रखना हमको अपना ध्यान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान। ये न समझो हम घबराएंगे, चुप कर जाएंगे, बुरी नजर डालोगे तो हम तुमसे लड़ते जाएंगे, सारी बात बड़ों से जाके हम तो देंगे बोल, मत सोचो खामोश रहेंगे, खोलेंगे हर बोल। अपनी हिम्मत पे है हमें अभिमान, अपने साहस पे है हमें अभिमान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान। हाँ, कोई अगर जो छुए हमको बिना हमारी मर्जी, पुलिस में जाके देंगे हम तो उसके नाम की अर्जी, कभी जरा भी आए हमको कर खतरे की आड़, 1098 पे फोन मिला के करेंगे उसकी शिकायत। कब कैसे और क्या करना है हमें है पूरा ज्ञान, कब कैसे और क्या करना है हमें है पूरा ज्ञान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान, अच्छे बुरे की है हमें पहचान। था ना मजेदार गाना? चलो अब इस मजे को और भी बढ़ाते हैं मीना की क्लास में चल के एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है शक्ति। शक्ति का मतलब पता है बच्चों? शक्ति का मतलब होता है ताकत। बिल्कुल ठीक सुमी। चलो बच्चों, अब शक्ति के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, शक्ति का पहला अक्षर है श और श से होता है शर्म। शाबाश दीपू। अब शर्म से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा? शर्म से पानी पानी होना, और इस मुहावरे का मतलब होता है बहुत लज्जित होना। बिल्कुल ठीक रानो। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? शा के बाद शक्ति में आता है का, और का से होता है कान। सही जवाब कृष्णा। और मुहावरा? कान पे जू ना रेंगना, मतलब असर ना होना। बिल्कुल ठीक सुनील। अब अगला शब्द और मुहावरा कौन बताएगा? मैं बताऊंगी बहन जी। हाँ हाँ मीना बताओ। श और क के बाद शक्ति में आता है त,
और त से होता है ताला। शाबाश मीना। और ताले से जुड़ा मुहावरा? अक्ल पे ताले पड़ना, मतलब कुछ समझ न आना। शाबाश मीना। मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सफल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी छुपन छुपाई, जो कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हम वार्ता की ओर। अब आप सभी सुनेंगे गैर पाठ्यक्रम से वार्ता, जिसका शीर्षक है समय निष्ठा। इसकी प्रस्तुत करता है रितु चौधरी। प्यारे बच्चों, अक्सर आपने सुना होगा कि सदा सच बोलो, बड़ों का सम्मान करो, सबसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करो, कमजोर की मदद करो, किसी के भी दुख का कारण मत बनो। आखिर क्यों कहा जाता है ऐसा? आखिर क्या जरूरत है ये सब मानने की? क्या फर्क पड़ता है झूठ बोल दिया तो आप कहेंगे झूठ बोलना तो गलत बात है। जी हाँ, झूठ बोलना गलत बात है। दूसरों को सताना गलत बात है। किसी के दुख का कारण बनना गलत बात है। ये बातें आप सब जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपको सही और गलत का भेद कराए वही है नैतिक मूल्य। जो अच्छे और बुरे में फर्क समझाए वही तो है नैतिक मूल्य। जो आपको एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बनने को प्रेरित करे वही है नैतिक मूल्य। प्यारे बच्चों, दुनिया में हर कोई इंसान ये चाहता है कि उसे सब पसंद करें, सब उससे प्यार करें। समाज में, परिवार में, हर जगह उसे सम्मान मिले। हर जगह, हर मुख से, हर तरफ से उसे अपनी प्रशंसा सुनने को मिले। हर कोई इंसान अच्छा इंसान बनना चाहता है। हर कोई इंसान एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बनना चाहता है। और वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बनने के लिए आवश्यकता होती है नैतिक गुणों की। नैतिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व ही असल मायने में उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है तथा ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व हमेशा सम्मान के पात्र होते हैं। आप भी अपने आप को एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व बना पाएं, आप भी हर जगह सम्मान पाएं, इसके लिए आवश्यक है नैतिक गुणों की समझ और उन्हें अपने व्यवहार में उतारना। वैसे तो नैतिक मूल्यों की सूची बहुत लंबी है, किंतु कुछ सामान्य नैतिक गुण जैसे सत्य, कर्तव्य निष्ठा, समय निष्ठा, अनुशासन, परोपकारिता, दृढ़ निश्चय आदि ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक विद्यार्थी में होने ही चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य समय निष्ठा की। समय निष्ठा मतलब क्या? समय निष्ठा का अर्थ होता है समय की पाबंदी। एक सफल व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों में से यह एक गुण है समय का पाबंद होना। इस गुण वाला व्यक्ति अपने कार्य को समय पर या समय से पहले पूरा करता है। जरा सोचकर देखिए प्यारे बच्चों, जब देश के सभी नागरिक, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो जो कोई भी हैं, सभी समय निष्ठ हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। सब लोगों की ये समय निष्ठा सभी कार्यों, सभी व्यवस्थाओं को सही रास्ते पर ले आएगी और हमारा देश तेजी से प्रगति करेगा। प्यारे बच्चों, समय निष्ठा एक ऐसा गुण है जो उज्जवल भविष्य बनाने में लोगों की मदद करता है। यह एक व्यक्ति को दिन के सभी कार्यों को अनुसूची के अनुसार सही समय पर आसान तरीके से करने में सक्षम बनाता है।
समय के पाबंद व्यक्ति अपने समय की एक भी मिनट या कहें कि एक भी सेकंड कभी भी बर्बाद नहीं करते हैं। समय इस संसार में अन्य सभी वस्तुओं से अमूल्य और शक्तिशाली वस्तु है। यदि एक बार समय चला जाता है तो हमेशा के लिए चला जाता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता। बच्चों, यह बिल्कुल सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता तो समय भी उसकी अहमियत नहीं समझता। यदि हम समय को नष्ट करेंगे तो समय भी एक दिन हमें नष्ट कर देगा। प्यारे बच्चों, समय बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु है जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। यह बेहद शक्तिशाली है। इसके साथ वस्तुएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं और नष्ट हो जाती हैं। इसकी कोई सीमा भी नहीं है, इसलिए यह अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। हम में से कोई भी जीवन के किसी भी स्तर पर समय पर शासन नहीं कर सकता है। न तो हम इसकी आलोचना कर सकते हैं और न ही इसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय ब्रह्मांड की अन्य सभी वस्तुओं से ज्यादा कीमती है। हमेशा बदलता हुआ समय प्रकृति की अनूठी संपत्ति को दिखाता है। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने समय कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि वो व्यक्ति हमेशा सफल हुए हैं जिन्होंने समय का महत्व जाना है, जिन्होंने समय की शक्ति को पहचाना है, जो समय की गति के साथ कदम मिलाते हुए कर्म पथ पर आगे बढ़े हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल सफलता अपितु सभी दिलों में अपना सम्मानजनक स्थान सुरक्षित करते हुए एक उदाहरण अपने आप को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, समय का पाबंद व्यक्ति अपने हर कार्य को समय पर कुशलता पूर्वक कर पाता है। इससे उसे अपने कार्य क्षेत्र में न केवल सफलता मिलती है अपितु वह हमेशा खुश, तंदुरुस्त और स्वस्थ भी रहता है। समय निष्ठा या समय की पाबंदी के गुणों वाला व्यक्ति समय पर अपने कार्य को पूरा किए बिना कभी भी आराम महसूस नहीं करता। समय का पाबंद व्यक्ति अनुशासित, धैर्यवान और कार्य कुशल होता है। समय की पाबंदी का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि समय रहते कार्य की शुरुआत कर लेने से वो कार्य कभी भी हमें भार स्वरूप नहीं लगता है। हम ना केवल उस कार्य को समय पर बड़े आराम से पूर्ण कर पाते हैं अपितु वो कार्य कुशलता के साथ संपन्न होता है। सवाल उठता है कि कैसे हुआ जाए समय का पाबंद। आखिर क्या करें समय निष्ठा का गुण विकसित करने के लिए? हम इस सवाल का जवाब जाने इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। आपके जैसा ही एक प्यारा सा बच्चा था मोहन। मोहन छुट्टियों में अपने गांव अपने दादाजी दादीजी के यहाँ गया। वहां मोहन ने देखा कि उसके दादाजी रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर खेतों में काम के लिए चले जाते। मोहन ने अपने दादाजी से पूछा, आखिर आप इतना जल्दी क्यों उठते हैं? मोहन के सवाल का बड़ा गहरा जवाब उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए दिया कि अपने दिन को लंबा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपने समय निष्ठा के गुण का विकास सुबह जल्दी उठने की आदत से करना होगा। आज से आपको अपने आप से वादा करना है सुबह सूर्योदय के समय बिस्तर छोड़ देने का। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए भविष्य में सुदृढ़ व्यक्तित्व के स्वामी बनने की शुरुआत आपको एक छोटे से बदलाव से, जो है हर रोज सुबह जल्दी उठने का बदलाव। सुबह जल्दी उठने से आप अपने दिन को लंबा कर पाओगे और आपको मिलेगा अतिरिक्त समय जिसमें आप अपने महत्वपूर्ण कार्य कुशलता के साथ समय पर पूर्ण कर पाओगे। सुबह जल्दी उठने पर ये जो अतिरिक्त समय आपको मिलेगा, समय को आप अध्ययन में लगाकर समय रहते परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, समय पर जल्दी उठने के बाद आपको अपने किए जाने वाले कार्यों की सूची का निर्माण करना है। एक सूची रोजाना बनाइए जिसमें अंकित कीजिए कि आज आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और फिर गंभीरता पूर्वक उसी दिन उन कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। फिर देखिए
कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि बहुत लंबे समय से लंबित पड़े आपके कार्य कितनी कुशलता के साथ समय रहते पूर्ण हो रहे हैं। आप पाएंगे कि पहले की तुलना में अब आप प्रत्येक क्षेत्र में ज्यादा सफल हो रहे हैं और अपने कार्यों में निपुण बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक अलग ही आत्मविश्वास और स्फूर्ति महसूस करेंगे आप अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करके। एक और महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, सफल इंसान बनने के लिए हमें अपने दिन को लंबा करने के साथ साथ समय की बर्बादी को भी रोकना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि दिन का एक लम्हा हम किसी भी अनुत्पादक कार्यों में जाया ना करें, जैसे कि मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय बाहर खेल के मैदान में खेलें। इससे आपको शारीरिक चुस्ती और फुर्ती मिलेगी, लेकिन मोबाइल पर गेम खेलने से आंखें तो खराब होंगी ही होंगी, साथ ही मोटापा जैसी अन्य बीमारियां भी आपको घेर लेंगी। प्यारे बच्चों, कोई भी कार्य करने से पहले एक पल जरा सोच लें कि क्या मेरे इस कार्य से मेरे सुंदर भविष्य के निर्माण में कोई योगदान होगा। यदि हाँ, तभी आप इस कार्य को करें, अन्यथा वो कीमती वक्त किसी अन्य उपयोगी उत्पादक कार्य में लगाएं। समय निष्ठा एक ऐसा गुण है जिसको अपनाकर आप चाहें वैसे भविष्य का निर्माण स्वयं के लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो साइना नेहवाल, विराट कोहली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। आप चाहें जहां पहुंच सकते हैं, बस जरूरत है अपने हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर पल के सदुपयोग की। बच्चों, आज जिन जिन सफलतम लोगों को हम जानते हैं, उनके वहां तक पहुंचने में समय प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है और आज भी वो लोग समय की पाबंदी को उच्च प्राथमिकता पर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, न केवल आज से अपितु अभी से आपको समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करना है। सुबह जल्दी उठना है और सभी कार्यों को समय रहते ही पूर्ण करना है। प्रत्येक काम को समय पर करना कितना महत्वपूर्ण है, ये अब मैं आपको समझाऊंगी एक कहानी के माध्यम से। बच्चों, ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त अमित और राजेश, दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त। पढ़ाई लिखाई हो या अन्य कोई कामकाज, वे दोनों ही काफी होशियार थे। अमित और राजेश में यूं तो हर तरह से समानता थी। दोनों ही आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सबके चहेते थे, किंतु बस एक असमानता उन दोनों में थी। अमित अपना हर काम समय पर कर लेता था, किंतु राजेश समय का पाबंद नहीं था। वह हमेशा अपना हर काम कल पर टाल देता था। काम समय पर न करने के कारण राजेश को स्कूल हो या घर, हर जगह डांट खानी पड़ती थी। अमित को भी राजेश का समय का पाबंद न होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर राजेश को समय की पाबंदी के फायदे समझाता था, उसे समय पर काम करने के लिए प्रेरित करता था, पर राजेश पर कोई फर्क ना पड़ता था। एक दिन स्कूल में अमित और राजेश के गीतों का कार्यक्रम था। अमित और राजेश जिस तरह से मिलकर किसी गीत को गाते थे, उन गीतों का हर कोई दीवाना था। वो दोनों मिलकर मंच पर रंग जमा देते थे। संगीत का प्रोग्राम रात 8 बजे शुरू होना था। अमित तो समय पर पहुंच चुका था, पर राजेश का कोई अता पता न था। रात को 9 बजे तक भी राजेश प्रोग्राम में नहीं पहुंचा। अमित को राजेश पर गुस्सा तो बहुत आया, किंतु प्रोग्राम ना बिगड़े इस डर से उसने अकेले ही माइक को संभाले रखा। जब राजेश प्रोग्राम में पहुंचा, आधे श्रोता जा चुके थे। प्रोग्राम खत्म होने पर राजेश को स्कूल से तो डांट पड़ी ही, अमित भी नाराज हुआ। एक दिन तो हद ही हो गई, जब वार्षिक परीक्षा में भी राजेश समय पर नहीं पहुंचा और इसी वजह से कम समय मिलने के कारण सब कुछ आते हुए भी वह अपना पेपर पूरा ना कर पाया। और रिजल्ट में तो कम नंबर आने ही थे। अपनी लेट लतीफी से राजेश खुद भी परेशान था, किंतु लेट लतीफी अब उसकी आदत बन चुकी थी, जिसे छोड़ पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था। राजेश किसी भी काम को कल पर टाल देता था और जो काम उसे आज ही करना होता था, उसको अंतिम समय पर ही निपटाने को बैठता था। काम को समय पर न करने की आदत के कारण राजेश के सभी काम या तो आधे अधूरे रह जाते थे या फिर बिगड़ जाते थे। अमित राजेश की आदत को जानता था। उसे पता था कि राजेश ऐसा जानबूझकर नहीं करता।
वह बुद्धिमान है, किंतु अपनी लेट लतीफी की आदत के कारण हर जगह गड़बड़ घोटाला कर बैठता है। राजेश की इस आदत को कैसे बदला जाए, यह सोचते सोचते अचानक अमित के मन में एक आइडिया आया। एक दिन जब राजेश अमित से मिलने आया तो अमित ने राजेश को कहा, राजेश, मेरे माता पिता आगे की पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। 2 दिन बाद मेरा एयर टिकट अमेरिका के लिए हो गया है। चूंकि मैं काफी समय के लिए विदेश जा रहा हूं, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मुझे एयरपोर्ट पर विदा करने जरूर आओ। राजेश अमित के विदेश पढ़ने जाने की बात से खुश भी था, तो इतने पक्के दोस्त बिछड़ेंगे इस बात का उसे दुख भी था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जिसमें वह 1-2 बार अमित से मिल ना ले। बचपन से चाहे क्लास हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई शादी समारोह हो, अमित हमेशा उसके साथ रहा था। अब बहुत दिनों के लिए अमित के अमेरिका जाने की बात सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया था, पर फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल कर राजेश बोला, हाँ हाँ दोस्त, भला क्यों नहीं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जरूर आऊंगा। अपने प्लान के मुताबिक राजेश को बताए हुए समय पर अमित एयरपोर्ट पर पहुंच गया, पर राजेश उसे कहीं नजर न आया। राजेश को एयरपोर्ट पर ना देखकर अमित चुपचाप एयरपोर्ट के बाहर ही मैदान में लगे एक पेड़ के पीछे छुप गया। प्लेन छूटने ही वाला था, राजेश दौड़ता हांफता एयरपोर्ट की ओर आता दिखाई दिया। प्लेन के टेक ऑफ होने का ऐलान हो चुका था और देखते ही देखते काफी दूर से प्लेन रनवे पर दौड़ता नजर आया। राजेश की आंखों में आंसू थे। उसका पक्का सबसे अच्छा दोस्त कई सालों के लिए उससे विदा हो रहा था और वह उससे मिलने समय पर नहीं आ पाया था। अपने दोस्त की याद में राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अमित हमेशा उसे समय का पाबंद होने की बात कहता था, किंतु वह हमेशा उसे मजाक में लेता था। विदेश जाते समय अमित से ना मिल पाने का पश्चाताप राजेश की आंखों में साफ नजर आ रहा था। वह खुद से ही नाराज था आज। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था आज। अकेला और बहुत अकेला महसूस कर रहा था वो आज। राजेश बहुत दूर जाते हुए प्लेन की तरफ देखकर बोला, अमित, हम दोनों बचपन से हमेशा साथ रहे। आज हम काफी दिनों के लिए बिछड़ गए, पर आज जाते समय तुमसे न मिल पाने का प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं समय पर अपने काम पूरा करूं, तो आज मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से ही या अब से ही मैं समय का पाबंद बनूंगा। और ऐसा बोलते बोलते उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी राजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी बाँछें खिल गई। वो अमित था। वो भी रो रहा था, पर उसके आंसू खुशी के आंसू थे। अमित ने राजेश से कहा, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा सुन ली है दोस्त, और ये विदेश जाने का प्लान मैंने तुम्हारी समय पर काम ना करने की आदत को बदलने के लिए ही बनाया था। चलो दोस्त, अब घर चलते हैं। मुझे पता है अब मेरा दोस्त समय की पाबंदी का महत्व समझ गया है। राजेश बोला, हाँ दोस्त, आज मुझे समझ आ गया कि काम समय पर न करने से कितना पछतावा और कितना दुख प्राप्त हो सकता है। मैं वादा करता हूँ दोस्त कि अब कभी भी किसी भी काम में लेट लतीफी नहीं करूँगा। अमित का प्लान कामयाब हो गया था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि समय पर काम न करने की वजह से हमें कितना बड़ा पछतावा और दुख हो सकता है। समय निष्ठा को अपनाकर हम अपना हर काम आराम से, कुशलता से और बिना किसी जल्दबाजी भागा भागी के संपन्न कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आप भी राजेश की तरह प्रतिज्ञा लें। आज से आप समय निष्ठा को अपनाएंगे। सुबह उठने से लेकर पढ़ाई, घर का काम, सब तरह के कार्य समय पर रहते कर लेंगे और कभी भी कल पर नहीं टालेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों, अभी आपने सुनी गैर पाठ्यक्रम से वार्ता समय निष्ठा। इसे प्रस्तुत किया रितु चौधरी ने। बच्चों, आज की इस वार्ता के माध्यम से आपने जाना कि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समय निष्ठा से हम एक
अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सी उपलब्धियों को भी हासिल कर सकते हैं, किंतु इन सभी के लिए समय का निष्ठावान होना बहुत आवश्यक है। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हम अगली वार्ता की ओर। अब गैर पाठ्यक्रम से सुनेंगे वार्ता जिसका शीर्षक है चरित्र निर्माण। इसकी प्रस्तुत करता है रीता आहूजा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज शनिवार है और नो बैग डे भी। आज मनोरंजन और ज्ञान से भरी खट्टी मीठी बातों का दिन है। इन खट्टी मीठी सी बातों से सीखने सिखाने का दिन है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं? क्या केवल अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के लिए? नहीं बच्चों, शिक्षा का या पढ़ाई का काम केवल इतना सा नहीं है। शिक्षा हमें ज्ञान तो देती है, ज्ञान के साथ संस्कार भी देती है। जीवन में अच्छे बुरे की पहचान सिखाती है। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, इसका चुनाव करना भी हम शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं। फिर चाहे शिक्षा ज्ञान रूप में हो या अनुभव के रूप में, औपचारिक हो या अनौपचारिक, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अच्छी आदतों के निर्माण द्वारा संस्कार निर्माण ही है। यही संस्कार हमारे चरित्र की जड़ हैं। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यार्थी जीवन तो चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला है। यही वह स्वर्णिम काल है जिसमें बालक में अच्छे चरित्र की नींव पड़ती है। बच्चों, आप यह भी सोच रहे होंगे कि जीवन में अच्छे चरित्र की आवश्यकता क्यों है, यह क्यों जरूरी है। यह एक सामान्य जिज्ञासा है जो हम सब के मन में उठती है। इसका सीधा उत्तर यही है कि यदि हम अपने जीवन में अच्छी बातों, आदतों और गुणों को अपनाते हैं तो हमें एक अच्छा व सफल जीवन प्राप्त होगा। और इसके ठीक विपरीत, यदि हम दुर्गुणों और कुसंस्कारों को अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असफलता ही प्राप्त होगी। इसके कारण हम सदा ही मुसीबतों से घिरे रहेंगे। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जिस प्रकार गुलाब के बीज से गुलाब का पौधा ही उगता है और बबूल के बीज से कांटेदार बबूल ही उगता है, उसी प्रकार संस्कारों के बीज से मनुष्य के जीवन वृक्ष का विकास होता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम बबूल का बीज बोएं और वह गुलाब का पौधा बनकर उगाए? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति कभी गलती नहीं करती, कर ही नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में हम जो भी आदतें, संस्कार या बीज के रूप में अपनाते हैं, वैसा ही परिणाम जीवन में प्राप्त करते हैं। यदि अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार हैं तो ही जीवन में विकास होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि मनुष्य गलती कर सकता है, प्रकृति कभी गलती नहीं करती, कर ही नहीं सकती। बच्चों, प्रकृति की इसी सीख और अच्छे चरित्र का महत्व तो राजा विजयवर्मन ने भी स्वीकार किया था। आज से हजारों वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में विजयवर्मन नाम के महाप्रतापी राजा हुए। राजा न्यायप्रिय, पराक्रमी और परोपकारी तो थे ही साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। राजा का प्रशासन मानो राम जी का राज्य। प्रजा सुखी ही सुखी, किसी को कोई कमी ना थी। कमी थी तो बस इसी एक बात की कि राजा को कोई संतान ना थी। राजा रानी दोनों को दिन रात संतान की ही चिंता सताती थी। भविष्य में इस राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर राजा और रानी दुखी रहने लगे। दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते, इसके अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे। एक दिन
एक सिद्ध महात्मा घूमते हुए राजा विजयवर्मन के नगर में पहुंचे। नगर के बाहर वट वृक्ष के नीचे सिद्ध महात्मा ने डेरा जमाया। लोग दर्शन के लिए आते और महात्मा के प्रवचनों से भी लाभान्वित होते। महात्मा के मुखमंडल पर ऐसा तेज था मानो स्वयं ब्रह्मा ही प्रकट हो गए हों। महात्मा के आने की खबर राजा विजयवर्मन तक पहुंची। राजा विजयवर्मन भी महात्मा के दर्शन करने आए। राजा ने महात्मा को अपने राजमहल का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। राजा महात्मा जी की सेवा करना चाहते थे। महात्मा इतने न्यायप्रिय तथा जनप्रिय राजा का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाए तथा राजा के साथ महल में आ गए। राजा ने महात्मा जी की खूब सेवा की, किंतु रानी के चेहरे की उदासी उनसे छिपी न रह सकी। महात्मा ने रानी से पूछा, हे माता, आप इतनी उदास क्यों हैं? रानी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महात्मा जी, हमारे इस राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से सुख समृद्धि है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। बस यही एक दुख हमारे सभी सुखों पर भारी है। महात्मा बोले, रानी, आप दुखी न हो। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। महात्मा ने राजा विजयवर्मन और रानी को खूब आशीष तथा आशीर्वाद दिया। महात्मा राजा की सेवा और सत्कार से प्रसन्न हो अगले नगर की ओर चल दिए। जाते समय महात्मा राजा को आशीर्वाद देकर गए कि शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। महात्मा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। राजा विजयवर्मन को अगले ही वर्ष जुड़वां पुत्रों की प्राप्ति हुई। समस्त प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा और रानी अपने हरे भरे परिवार को देखकर फूले नहीं समाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमार बड़े होने लगे। राजकुमार साथ साथ खेलते, शिक्षा प्राप्त करते, लेकिन दोनों की आदतों और स्वभाव में बड़ा अंतर दिखाई देता। राजा विजयवर्मन राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते थे। दोनों राजकुमार अपने अपने जीवन को अपने अपने ढंग से व्यतीत करने लगे। बड़े राजकुमार में बुरी आदतें आने लगी। वह माता पिता से झूठ बोलने लगा, नशा भी करने लगा। राजा रानी को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। छोटे राजकुमार को अपने बड़े भाई की इन आदतों से अत्यंत दुख होता। वह उसे कई बार समझाता भी, लेकिन बड़ा राजकुमार उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। उसे अपने बड़े होने का अभिमान भी था। वह छोटे राजकुमार से कुछ घड़ी ही बड़ा था, लेकिन स्वयं को राजा विजयवर्मन का उत्तराधिकारी मानता था। उसे लगता था, मैं जो भी कर रहा हूँ सही है। वह छोटे राजकुमार को बात बात पर डांट देता। छोटा अपनी विनम्रता और शील के कारण चुपचाप वह सब सहन कर लेता, लेकिन मन ही मन अपने भाई के प्रति चिंतित भी रहता। इस वर्ष राज्य में खूब जल बरसा। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। खेतों में फसल लहलहा रही थी। सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। राजा भी अब वृद्ध हो चले थे। वे भी चाहते थे कि राज्य का प्रशासन अब युवा राजकुमारों को संभालना चाहिए। इस योग्य दोनों राजकुमारों में से कौन है, इसका निर्णय वे नहीं कर पा रहे थे। अपने मंत्रियों से सलाह करके राजा ने इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मनाने के लिए पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। देखते ही देखते उत्सव का दिन भी आ गया। पूरा नगर सज धज कर तैयार हो उठा। उत्सव मनाया जाने लगा। मधुर राग रागिनियों में नृत्य और गान का आयोजन हुआ। पूरी प्रजा प्रसन्न थी। इस उत्सव के दौरान ही राजा ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने हेतु एक शर्त रखी। राजा ने दोनों राजकुमारों को एक बराबर धन देकर अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि जब आप इस धन से कुछ अच्छा एवं उत्पादक कार्य कर लें तब लौट आना। आपके द्वारा किए गए धन के उपयोग तथा उत्पादक कार्य के आधार पर ही
आप में से भावी राजा चुना जाएगा। दोनों राजकुमार प्रसन्न थे। दोनों राजा की आज्ञा के अनुसार अलग-अलग दिशाओं में चल पड़े। बड़ा राजकुमार उत्तर दिशा में आगे बढ़ा। कुछ दिन चलते हुए वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर में चारों ओर बड़े-बड़े महल और हवेलियां थी। राजकुमार का मन तो इस नगर की चमक दमक को देखते ही मोहित हो गया। वह मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगा। सोचने लगा कि यदि इस नगर में कुछ व्यापार कर पाऊं तो शीघ्र ही बहुत धन कमा लूंगा। वैसे मैं तो अत्यंत गुणवान हूं और भाग्य से अच्छे नगर में पहुंच गया हूं। मन का अभिमान हिलोरें लेने लगा। लगता है राजा मैं ही बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते राजकुमार नगर के बाजार में पहुंच गया। वह 2 दिन तक इसी बाजार में घूमता रहा। रात को एक सराय में रुक जाता, सुबह फिर बाजार भ्रमण करता। बाजार में घूमते हुए कुछ दूरी पर ही उसे एक बाजीगर दिखाई दिया। बाजीगर को घेरे कई लोग खड़े थे। राजकुमार ने देखा कि बाजीगर लोगों से कुछ धन लेता और फिर उस धन की बाजी खेल में लगा देता। यदि बाजीगर जीता तो सारा धन उसी का, और यदि खिलाड़ी जीता तो बाजीगर उस धन का 4 गुना धन खिलाड़ी को देता। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत अच्छा खेल है। यदि मैं जीत गया तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा और 4 गुना धन लेकर मैं शीघ्र ही महल लौट जाऊंगा। राजकुमार ने अपना सारा धन बाजीगर को दिया। बाजीगर ने खेल में उस धन की बाजी लगा दी। राजकुमार का भाग्य प्रबल था, पर आदतें अच्छी न थी। राजकुमार जीत गया और उसका धन 4 गुना हो गया। वह अभिमान में भरकर पूरे बाजार में घूमने लगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इतनी बड़ी धनराशि जीतने वाला केवल वह ही था। राजकुमार उस बाजार के आकर्षण में बंधने लगा। आगे मदिरा की दुकान थी। उसने सोचा कि यदि थोड़ा धन अपने लिए खर्च कर लूं तो क्या बुरा है। ऐसा सोचता हुआ वह उस दुकान में चला गया। राजकुमार को पहले से ही नशे की लत थी। वह चोरी छिपे नशा करता था, लेकिन अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। वह लगभग 1 माह उस नगर में रहा तथा पूरा दिन मदिरा पान में ही बिता देता। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह उस धन से कुछ भी अच्छा और उत्पादक कार्य नहीं कर सका। जब धन समाप्त हो गया और नशा भी उतर गया तो सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वह पिताजी को क्या उत्तर देगा, यह सोचते हुए भारी मन से वह अपने राज्य की ओर लौट गया। बच्चों, दूसरी तरफ छोटा राजकुमार पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा था। वह जिस नगर में पहुंचा वह एक सामान्य गांव था। कोई बड़ा नगर नहीं था। चारों ओर मिट्टी के बने कच्चे मकान ही थे। राजकुमार कुछ देर तक सोचता रहा कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। थोड़ा आगे चलने पर राजकुमार को एक कुटिया में किसी के कराहने की आवाज आई। राजकुमार ने कुटिया के भीतर झांक कर देखा। एक वृद्ध दंपत्ति असहाय अवस्था में धरती पर बैठे थे। वृद्धा को बुखार था। राजकुमार को उन दोनों पर दया आ गई। कुटिया में जाकर वह उनकी सेवा परिचर्या करने लगा। उसने अपनी तरफ से धन देकर वृद्धा का उपचार करवाया तथा कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर उनकी सेवा भी की। राजकुमार उन वृद्ध दंपत्ति के साथ घुल मिल गया था, लेकिन उसका काफी धन भी उनकी सेवा में खर्च हो गया था। अब शेष बचे धन से ही उसे कुछ अच्छा उत्पादक कार्य करना था। जब वृद्धा को छोटे राजकुमार के इस उद्देश्य के बारे में पता चला तो वह बोली, बेटा, हमारे पास एक खेत है। हम तो अब वृद्ध हो गए हैं, कई वर्षों से उसे जोत नहीं सके। यदि तुम उसे जोतकर कुछ धन कमा सको तो अवश्य तुम्हारे पिता प्रसन्न होंगे। राजकुमार अत्यंत धैर्यवान तथा मेहनती था। उसने वृद्धा की बात मान ली तथा हल आदि को लेकर खेत की ओर चला। खूब मेहनत से खेत में हल चलाया। मिट्टी भी अत्यंत मुलायम हो गई।
छोटे राजकुमार ने अपने शेष बचे धन से बीज खरीद लिए। आज उसे इस खेत में बीज बोने थे। उसे बड़े जोर से प्यास लग रही थी। उसने बीजों की पोटली एक पेड़ के नीचे रखी और पानी पीने लगा। तभी वह क्या देखता है कि एक गिलहरी उस पोटली को लेकर पेड़ की जड़ों के पास बने बड़े से कोटर में भाग गई। राजकुमार भी उसके पीछे भागा। उसे पकड़ने के लिए पेड़ के कोटर की ओर हाथ बढ़ाया, पर कोटर उसकी सोच से बहुत बड़ा निकला। वह स्वयं उस कोटर में लुढ़कता हुआ नीचे और नीचे गहराई में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और रत्नों के ढेर लगे हैं। उसकी आंखें चमक गई। वह जल्दी वहां से बाहर निकला और दौड़ता हुआ वृद्धा के पास पहुंचा। वहां जाकर हांफते हुए सारी घटना कह सुनाई। वृद्धा ने राजकुमार से कहा कि यह तो उसकी विनम्रता और परिश्रम का फल है जो प्रकृति ने उसे दिया है, परंतु छोटा राजकुमार तो सबका भला करना चाहता था। उसने सारे गांव वासियों को यह बात बताई। सब ने मिलकर उस कोटर से खजाना निकाल लिया। देखते ही देखते पूरे गांव का कायापलट हो गया। राजकुमार ने धन पाकर भी वृद्धा के खेत को खाली नहीं छोड़ा था। राजकुमार की मेहनत हरी भरी फसल के रूप में लहलहा रही थी। वृद्ध दंपत्ति का दायित्व गांव वालों को सौंप जब राजकुमार अपने राज्य लौटने लगा तो गांव वालों ने अपने आशीर्वाद के साथ खूब सारे हीरे जवाहरात राजकुमार को दिए। गांववासी राजकुमार की जय जयकार करने लगे। राजकुमार अपने राज्य लौट चला। बड़ा राजकुमार तथा छोटा राजकुमार दोनों लगभग एक समान समय पर ही अपने राज्य पहुंचे। राजा ने दोनों का स्वागत किया। दोनों राजकुमारों की आप बीती सुनकर राजा ने छोटे राजकुमार को हृदय से लगा लिया। राज्य को छोटे राजकुमार के रूप में अपना उत्तराधिकारी मिल चुका था। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमने यह सीखा कि हमें बुरी आदतों को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। चरित्र का विकास तो अच्छी आदतों, शिक्षा और संस्कारों से ही होता है। अब आप समझ गए ना कि हम सुसंस्कारी बनकर अच्छे चरित्र के द्वारा ही सुखी रह सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में अच्छी बातों और आदतों को अपनाएंगे तथा अपनी शिक्षा और ज्ञान को सार्थक करेंगे। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी गैर पाठ्यक्रम से वार्ता चरित्र निर्माण। इसे प्रस्तुत किया रीता आहूजा ने। बच्चों, चरित्र निर्माण वार्ता के माध्यम से आपने जाना कि चरित्र का निर्माण करने में हमारे आसपास किन-किन अवयवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमारे जीवन में अच्छे चरित्र का कितना महत्व है। हाँ तो बच्चों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दीदी शिखा जैमन को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। बाय बाय बच्चों।